अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, इसको हम शॉर्टकट के अंदर SHM भी बोला करेंगे। S का मतलब सिंपल, H का मतलब हार्मोनिक और M का मतलब मोशन। बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन के इस चैप्टर के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिक्स को सीखेंगे कि इसके मैथ को कैसे सॉल्व करने। इसके अलावा हम समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की फिजिक्स क्या है, और साथ ही साथ हम उसकी खसूसियात यानी कि करेक्टरिस्टिक्स को भी क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। हम बच्चे सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि वो कौन सी इक्वेशंस हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करती हैं, और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम सीखेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन के टॉपिक को और सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंट्रोडक्टरी टॉपिक को भी क्या करेंगे, हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन से, क्योंकि बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए ऑसिलेटरी मोशन ही हमारी क्या बनेगी बच्चों, बेस बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन इज द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। बच्चों, अगर कोई भी जिस्म क्या करे, अपनी ही मेन पोजीशन के आगे या फिर पीछे अपनी मोशन को दोहराए, तो उसकी मोशन को बच्चों किसका नाम देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। आए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैं एक सिंपल पेंडुलम ले रहा हूँ। सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि आप एक स्पोर्ट बनाएं। ठीक है, इस स्पोर्ट के साथ आप क्या करें बच्चों, एक धागा अटैच कर दें, और इस धागे की दूसरी साइड पे आप क्या करें, एक राउंड सा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर दें, लटका दें। अब ये जो है बच्चों आपके पास क्या बन गया, एक सिंपल पेंडुलम बन गया। ठीक है, अब इस सिंपल पेंडुलम के अंदर ये वाली जो पोजीशन है ना बच्चों, ठीक है, आपकी बुक कहती है कि ये इस पेंडुलम की कौन सी पोजीशन है, ये इस पेंडुलम की मेन पोजीशन है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप इसको मेन पोजीशन के अलावा रेस्ट पोजीशन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन का। ठीक है, तीनों नाम आपके पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके अंदर बच्चों ऑसिलेटरी मोशन को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, यानी यहां से पकड़ेंगे और उठा के कहा ले जाएंगे बच्चों, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, अब जब बच्चों आप इसे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आएंगे ना, तो होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही आप इसको इसकी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आएंगे, इसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी। उस फोर्स को बच्चों हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम देते हैं उस फोर्स को, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या काम करती है बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स का ये काम होता है कि वो ऑब्जेक्ट को दोबारा से कहाँ लेकर जाती है, उसकी मेन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर होगा। आप इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर गए, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी और इसको दोबारा कहाँ ले जाएगी, इसकी मेन पोजीशन की तरफ। लेकिन मेन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जो है बच्चों पहुंच के रुकता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है। दोबारा से वहां पे क्या होता है कि इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अमल करती है। ठीक है, जो दोबारा से इसको कहाँ लेके जाती है, इसकी मेन पोजीशन की तरफ, लेकिन वहां फिर से ये रुकता नहीं है, बल्कि आगे चला जाता है। जिससे क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास एक टू एंड फ्रो मोशन क्या हो जाती है बच्चों, स्टार्ट हो जाती है। और इसी टू एंड फ्रो मोशन को बच्चों हम किसका नाम देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। एक और बात बच्चों, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो मेन पोजीशन पे रुकता क्यों नहीं है, उसकी रीजन है इनर्शिया। उसकी रीजन क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया आपने अपने बच्चे छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि इनर्शिया किसी भी जिस्म की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो क्या करता है, अपनी रेस्ट कंडीशन या फिर मोशन की कंडीशन को क्या करता है, अपोज करता है। यानी वो चाहता है कि अगर मैं रेस्ट में हूं ना, तो मैं रेस्ट में ही रहूं, लेकिन अगर मैं मोशन कर रहा हूं तो मैं क्या करता रहूं, मोशन करता रहूं। ठीक है, अब देखें चूंकि पेंडुलम यहाँ से हरकत करता हुआ मोशन करके आ रहा था, ठीक है, तो बच्चों वो मोशन कर रहा था, यहाँ पे पहुंच के वो यही चाहता था कि अभी भी मैं क्या करता रहूं, मोशन ही करता रहूं। इस वजह से वो यहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेन पोजीशन पे क्यों नहीं रुकता। ओके, अच्छा, इसके अलावा बच्चों ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन का भी नाम देते हैं। पीरियोडिक मोशन क्यों कहते हैं बच्चों, पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता है। जैसे आपको देखें पेंडुलम क्या करता है, कभी आगे जाता है, कभी क्या करता है, पीछे जाता है, यानी वो बार बार अपनी मोशन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसलिए आप ये लाइन जरूर ऐड करेंगे आपकी ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन के अंदर, इट इज द पीरियोडिक मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ
आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आपकी बुक ने कुछ और एग्जांपल भी हमें प्रोवाइड की हुई है ऑसिलेटरी मोशन की। सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल हमने अभी क्या कर ली है बच्चों, डिस्कस कर ली है। इसके अलावा आपको एग्जांपल दी गई है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग की। क्या आप क्या करें कि एक स्प्रिंग को लें, उसको एक सपोर्ट के साथ अटैच कर दें, और दूसरी तरफ इसके साथ क्या करें बच्चों, एक मैस अटैच कर दें। अब इस मैस को क्या करें बच्चों, इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके कहाँ ले जाएं, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं। जैसे आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चों, कभी आगे की तरफ जाएगा, कभी कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। यानी ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा अपनी ही मेन पोजीशन पे। ठीक है, तो ये भी कौन सी मोशन हो गई बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन हो गई। ना सिर्फ इस तरह से, अगर आप इसी मैस अटैच टू स्प्रिंग को वर्टिकली भी अटैच करते हैं ना इस तरह से, तब भी वो क्या करेगा, इसी तरह से टू एंड फ्रो मोशन जो है बच्चों क्या करेगा, शो करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क भी क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है। अगर मैं क्या करूं कि इसकी जो ये शाखें बनी हुई हैं, इनको किसी रबड़ बैंड के साथ मारूं, तो क्या होगा कि ये जो शाखें है ना बच्चों, ये अपनी इस मेन पोजीशन के कभी आगे और कभी क्या करेंगी, पीछे वाइब्रेट करेंगी। ठीक है, या टू एंड फ्रो मोशन करेंगी। उसको भी आप किसका नाम देंगे, ऑसिलेटरी मोशन का नाम देंगे। एवन दो के बच्चों, जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, ठीक है, आपको पता है सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं। इतनी मजबूती से कि ये बिल्कुल भी हरकत नहीं कर पाते। लेकिन बच्चों, ये एक हरकत जरूर कर रहे होते हैं, और वो कौन सी होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है। ये अपनी ही पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, आगे और पीछे वाइब्रेट करते हैं, यानी वाइब्रेटरी, या फिर दूसरे वर्ड में आप कहें तो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। पार्क में लगा हुआ झूला भी बच्चों क्या करता है, यही काम करता है। ठीक है, ये आपके झूले की क्या होती है, मेन पोजीशन होती है, जहां पे झूला खड़ा होता है रेस्ट की हालत में। लेकिन आप झूले पे बैठते हैं और झूले को कहाँ ले जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, जब आप पीछे ले जाके झूले को छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि झूला कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। ठीक है, यानी वो क्या करता है, एक टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देता है, जो कि ऑसिलेटरी मोशन होती है। ठीक है, इसके अलावा जब आप बात करते हैं तो बच्चों साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं। ये साउंड वेव क्या करती हैं, हवा में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, हवा के, उनको क्या करवाती हैं, आगे पीछे वाइब्रेट करवाती हैं, यानी ये भी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो बच्चों आपके पास गिटार के अंदर स्ट्रिंग यानी धागे लगे होते हैं, ठीक है, जैसे आपको देखें ये नजर आ रहा है बीच में धागा लगा हुआ, ये धागा लगा है। इसको अगर मैं प्लग करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके प्लग करते ही इसके अंदर भी एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। ये अपनी ही मेन पोजीशन के बच्चों कभी ऊपर की तरफ जाएगा, कभी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो इसकी मोशन भी कौन सी हुई बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन हुई। उसके अलावा बच्चों परिंदे भी क्या करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं, अपने परों को कभी ऊपर लेके जाते हैं, कभी कहाँ लेकर आते हैं, नीचे की तरफ लेकर आते हैं। तो ये भी क्या करते हैं बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन ही परफॉर्म करते हैं परों के साथ। ठीक है, आई होप सो कि आपको इनकी एग्जाम्पल और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में सब चीजें डिटेल में समझ आ चुकी होंगी। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बच्चों याद रखनी है। एवरी ऑसिलेटिंग बॉडी हैज अ मेन पोजीशन। हर वो बॉडी जो ऑसिलेट कर रही है या ऑसिलेटरी मोशन कर रही है बच्चों, उसकी क्या होगी, एक मेन पोजीशन होगी। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि हर एक जिस्म के पास क्या है बच्चों, उसकी एक मेन पोजीशन मौजूद है। बच्चों दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है, when a body displaced from the main position, a restoring force act to bring it back causing oscillatory motion। बच्चों जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी जिस्म को उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके किसी भी पोजीशन पर लेकर जाएंगे, जरूरी नहीं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन और मेन पोजीशन के दरमियान में किसी भी जगह पर लेके जाएंगे, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स अमल करना स्टार्ट कर देगी, रिस्टोरिंग फोर्स, जो चाहती है कि जिस्म को दोबारा से कहाँ ले जाए, उसकी मेन पोजीशन पे ले जाए। ठीक है, और यही आपके पास वजह बनती है किस चीज के बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन की। और आगे जाके आप पढ़ेंगे कि यही आपके पास वजह बनती है किस चीज की, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करते हैं कुछ टर्म्स को जो कि बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन से रेलिवेंट है। और इन टर्म्स को समझाने के लिए बच्चों मैं सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल का क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, ताकि आपको ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो डिटेल के साथ बच्चों समझा सके। बच्चों सबसे पहली जो टर्म हमारे पास है वो क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है बच्चों, ये आपका सिंपल पेंडुलम, ये उस सिंपल पेंडुलम की क्या है, मेन पोजीशन है, जिसको मैंने ओ से जाहिर किया हुआ है। ठीक है, और यही इस सिंपल पेंडुलम की पहली एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसको मैंने किससे जाहिर किया है, ए से। और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको मैं किससे जाहिर कर रहा हूँ, बी से। अब बच्चों अगर आपके पास, आप क्या करें कि इस पेंडुलम को इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके कहाँ ले आए, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वहां से इसको छोड़ें, तो ये क्या करेगा, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से होकर जाएगा मेन पोजीशन की तरफ, लेकिन रुकेगा नहीं, नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा।
और जब ये वापस वहां से इधर आएगा तो बच्चों इसको आप क्या कहेंगे, एक वाइब्रेशन कहेंगे। पहली एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना और फिर वहां से वापस यहां तक आना एक वाइब्रेशन कहलाती है। देखें इसको डिफाइन कैसे करेंगे। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन साइकिल, कंप्लीट राउंड ट्रिप भी कह सकते हैं या वन साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है। अबाउट द मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। किसी भी जिस्म की अपनी मेन पोजीशन के अराउंड एक साइकिल को या एक राउंड ट्रिप को बच्चों किसका नाम देते हैं, वाइब्रेशन का नाम देते हैं। अब आपकी बुक आपको कुछ इस तरह से डिफाइन करती है कि ए से लेकर बी तक, ठीक है, पेंडुलम का ए से लेकर बी तक जाना, फिर बी से दोबारा कहां पर आना, ए तक आना, इसको बेसिकली किसका नाम देते हैं हम, वन वाइब्रेशन का बच्चों नाम देते हैं। आई होप सो कि आपको वाइब्रेशन के बारे में समझ आ गई होगी कि वाइब्रेशन बेसिकली आपके पास एक चक्कर होता है। इसको अगर आप बच्चों वेव की फॉर्म में जाहिर करना चाहें ना, तो आप सिंपली कुछ इस तरह से जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आगे जाके इसको इस्तेमाल करना है वेव फॉर्म के अंदर इस तरह से। ये आपकी एक वाइब्रेशन है, ठीक है। जब आपके पास ऊपर की तरफ हाफ सर्कल बने और एक नीचे की तरफ हाफ सर्कल बने, ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी बच्चों, आपके पास एक वाइब्रेशन कहलाएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये जो वर्ड इंस्टेंटेनियस है ना, इसका मतलब होता है लम्हाती। इसका क्या मतलब होता है, लम्हाती, किसी भी वक्त के लम्हे के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे क्या नाम देंगे बच्चों, आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। बच्चों आपके पास ये जो मेन पोजीशन है, ठीक है, इससे लेकर कहीं तक का भी पेंडुलम का फासला, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, यहां से लेकर पेंडुलम के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होगा, लेट से कि पेंडुलम यहाँ पर है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होगा ना बच्चों, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। देखें, द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। देखिए मैंने एक्स से क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया। अब बच्चों ये बात आपने याद रखनी है, चूंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट है, एक तरह का फासला है, लेंथ है, तो इसका यूनिट आपके पास क्या होगा बच्चों, इसका यूनिट हमारे पास होगा मीटर, ठीक है। और यूनिट अगर मीटर है तो आपको पता है कि आपके पास लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, होती है आपके पास कैपिटल एल। आपको पता है कि मीटर जो है वो बेसिकली लेंथ का यूनिट होता है और लेंथ की डायमेंशन आपके पास क्या है, कैपिटल एल है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है, तो आपने लिख देना है कैपिटल एल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं एम्पलीट्यूड की तरफ। बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड बेसिकली बच्चों आपके पास ये जो मेन पोजीशन है ना, इससे लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला, या ये कह लें कि मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ना सिर्फ इस साइड पे बल्कि इस साइड पे भी जो फासला होगा वो भी क्या कहलाएगा बच्चों, एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा। और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज से, एक्स नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स नॉट से। तो देखें हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आपसे वो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन की किसी भी साइड पे, देखें मैंने कहा ना दोनों साइड पे, ठीक है, किसी भी साइड पे जो आपके पास मैक्सिमम फासला होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा बच्चों, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और इसको किससे जाहिर करते हैं बच्चों, इसको हम जाहिर करते हैं एक्स नॉट से। किससे जाहिर करते हैं, एक्स नॉट से। अब बच्चों ये जो एम्पलीट्यूड है ना किसी भी वेव का, ये बताता है कि उस वेव की एनर्जी कितनी है। यानी अगर मैं आपके सामने यहाँ पर ये वेव बनाऊं, ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बच्चों, ये देखें, ये जो वेव है ना इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये वाला होगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। क्योंकि ये जो सेंटर वाली लाइन है ना बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मेन पोजीशन को। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मेन पोजीशन को। अब इस मेन पोजीशन से यहां तक का जो फासला होगा ना बच्चों, ये चीज, ये आपके पास कहलाती है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और ये भी बात याद रखनी है कि जो एम्पलीट्यूड आइदर साइड पे आ रहा है ना मेन पोजीशन के, इस साइड से और इस साइड पे, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आप ये लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के, ठीक है। दोनों फासले आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। अच्छा उसके अलावा अगर बच्चों मैं यहाँ पर एक और वेव ड्रॉ करूं इसी के ऊपर कुछ इस तरह से, ये देखें, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताएं कौन सी वेव की एनर्जी ज्यादा है और कौन सी वेव की एनर्जी कम है, तो बच्चों ये चीज आप बताएंगे उस वेव का एम्पलीट्यूड देखते हुए। अगर वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना,
तो उस वेव की एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे देखें, रेड वाले वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या है बच्चों, कम है। लेकिन आप देखें तो ग्रीन वाली जो बेसिकली वेव है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। आई होप सो कि आपको एम्पलीट्यूड के बारे में चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी, ठीक है। जिस तरह से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर था और डायमेंशन एल थी, इसी तरीके से एम्पलीट्यूड का यूनिट भी क्या होगा बच्चों, मीटर होगा, और उसकी डायमेंशन क्या होंगी बच्चों, आपके पास कैपिटल एल होंगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चों, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड बच्चों आपके पास किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, जो इस केस में हम पेंडुलम को ले रहे हैं, ठीक है, इसका अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना, ठीक है, और फिर वहां से क्या करना, दोबारा से पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, उसको आप किसका नाम देते हैं बच्चों, टाइम पीरियड का नाम देते हैं। सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि एक वाइब्रेशन को, ये जो एक वाइब्रेशन है ना, इसको कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, टाइम पीरियड कहलाएगा, सिर्फ एक वाइब्रेशन के, ठीक है। तो देखिए आप डिफाइन करेंगे, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। वो टाइम जो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में लगा, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है बच्चों। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, चूंकि आपको पता चल गया है कि ये आपके पास टाइम है, ठीक है, ये आपके पास क्या है बच्चों, टाइम है, तो टाइम का यूनिट हमें जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है बच्चों, सेकंड होता है, तो आप इसका यूनिट क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। तो इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशंस को भी। डायमेंशन आपके पास क्या आएंगे बच्चों, कैपिटल टी, जी, ये आपके पास क्या आ गई, टाइम पीरियड की डायमेंशन और उसका यूनिट आ गया। लेकिन मेन चीज कि आपके पास इसका फार्मूला क्या होगा, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपके पास टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल होगा किस चीज का, फ्रीक्वेंसी का। किस चीज का रेसिप्रोकल होगा, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो इससे आप इजिली क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड को फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है। बट जो लेटर ऑन दिस लेक्चर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली आपके पास बराबर है ओमेगा ओवर 2 पाई के, ठीक है। और हम इस फ्रीक्वेंसी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा ओवर 2 पाई पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ, 1 ओवर ओमेगा ओवर 2 पाई। ये 2 पाई बच्चों नीचे डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला आ गया 2 पाई ओवर ओमेगा, ठीक है बच्चों। तो आपने दोनों टर्म्स को याद रखना है, आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन दो कि आपको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो आपने इन दोनों को क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। किसी भी पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन गुजर रही हैं या कितने चक्कर गुजर रहे हैं, ठीक है, उसको आप किसका नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का बच्चों आपके पास एस आई यूनिट है वो आपके पास क्या है, हर्ट्स है। क्या है यूनिट, हर्ट्स, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लें जी, अब थोड़ा सा हम ट्विस्ट लेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका फार्मूला क्या हो सकता है। एक फार्मूला आपने ऊपर देख लिया, ये देखें, हमने कहा कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है किस चीज का, फ्रीक्वेंसी का। आप इन दोनों की जगह तब्दील कर दें, आपके पास किसका फार्मूला निकल आएगा, एफ इज इक्वल टू 1/t। आपके पास उसका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके पास 1/t के बराबर है। अब बच्चों यहाँ पर समझें कि लेट्स से कि मेरे पास ये एक वेव है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक वेव है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बच्चों इस वेव के कितने चक्कर हैं, तो आप कहेंगे सर अभी इसके अंदर एक वाइब्रेशन है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो वेव है ये किसी एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर गुजरती है, और आप बताएं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आप कहेंगे बड़ा ही सिंपल है सर जी, हमें सिर्फ क्या करना है, इस एक सेकंड के अंदर वाइब्रेशन को काउंट करना है। एक वाइब्रेशन है तो सर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज। बड़ा ही सिंपल था। लेट्स से कि मैं एक और वेव बनाता हूँ, ये देखें एक और वेव बनाई। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये एक चक्कर, ये दूसरा चक्कर, यानी दो चक्कर बना दिए। और अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये वेव भी क्या करती है, किसी एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर गुजरती है, तो बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आप कहेंगे सर दो चक्कर है ना, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आ जाएगी। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आऊं, और ट्विस्ट ये हो कि बजाय इसके कि किसी एक पॉइंट से आपके पास दो चक्कर गुजरने की जगह, तीन चक्कर गुजरने की जगह कितने चक्कर गुजरे, चार। ये देखें, एक, दो, तीन, चार, ठीक है।
और मैं ये कह दूं कि ये 1 सेकंड में नहीं गुजरते किसी पॉइंट से, ये बल्कि कितने सेकंड में गुजरते हैं, 2 सेकंड में गुजरते हैं। और मुझे बताएं कि यहाँ पर इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला आपके पास होगा बच्चों F इज इक्वल टू एन ओवर टी। ये एन क्या है बच्चों, ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वाइब्रेशन को, जो हमारे केस में अभी इस वक्त पे क्या है, 4 है, ठीक है। और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टाइम जो कि इन वाइब्रेशन को किसी पॉइंट से गुजरने में लगा है, ठीक है। वो आपके पास 2 सेकंड है। तो आप कैसे निकालेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ और इसकी फ्रीक्वेंसी बता देंगे कि सर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज है, ठीक है बच्चों। बच्चों आपने इस फार्मूले को याद रखना है। आपको ये फार्मूला बेसिकली एमसीक्यू सॉल्व करने में या शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकता है। किस तरह से, आपको कोई भी एमसीक्यू दे सकता है, कहेगा कि किसी एक पॉइंट से क्या कर रहे हैं, आपके पास 100 चक्कर गुजर रहे हैं, ठीक है। और कितने टाइम के अंदर, 2 सेकंड के अंदर। तो बताएं आपके पास वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आप सिंपल ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में सारी बातें जो है वो समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, ये आपको थोड़ी सी नई टर्म देखने को मिलेगी, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन आपने एक टर्म जरूर पढ़ी अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर, वो है एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं, दोनों सेम टू सेम। इनकी सिंबल के अंदर भी कोई फर्क नहीं है, दोनों की दोनों क्या है बच्चों, सेम टू सेम है। देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको याद होगा कि आपने जो है बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी की भी ऐसी डेफिनेशन की थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर आप इसे क्या कह रहे हैं बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। अब किसी भी ऑसिलेटरी मोशन करते हुए जिस्म के अंदर सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या ताल्लुक है, क्या इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो बच्चों इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको बताता है कि कोई जो वेव है ना, वो अपनी एक वाइब्रेशन कितनी जल्दी कंप्लीट कर रही है, ठीक है। उसको वो वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, या टाइम नहीं कहेंगे, हम बस ये समझेंगे कि उसकी स्पीड कितनी है, कि कितनी जल्दी वो क्या कर रही है, अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट कर रही है, ठीक है। उसको आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो है बच्चों समझेंगे। आई होप सो कि आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब देखिए, जैसे आप एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी क्या करना है बच्चों, इसी से ही रिप्रेजेंट करना है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि आप इसका फार्मूला किस तरह से बना सकते हैं। बच्चों फार्मूला सिंपल वही होगा जो आप डेफिनेशन में बता चुके हैं, ठीक है, कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है किसके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि जो एक वाइब्रेशन है, ठीक है, एक वाइब्रेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक वाइब्रेशन जो है बच्चों, वो आपके पास एक रेवोल्यूशन होती है, यानी एक चक्कर होता है, ठीक है। और आप ये अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बात सीख चुके हैं कि किसी भी सर्कल के अंदर जो एक रेवोल्यूशन होती है, वो बेसिकली 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 2 पाई रेडियन के। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या पुट कर देंगे, हमारे केस के अंदर, वेव्स के केस के अंदर आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 2 पाई पुट कर देंगे। और टाइम की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे बच्चों, टाइम पीरियड पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1/t। बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये दोबारा से मल्टीप्लाई होगा अंदर 1 के साथ और यही चीज दोबारा से बन के आ जाएगी। अब बच्चों 1/t को हमने पीछे डिस्कस किया है, ये किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होते हैं। तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2 पाई f के, ठीक है। और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 2 पाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है, दूसरी साइड भी ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों f बराबर आ जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई के। तो यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है बच्चों। आपको अब समझ आ गई होगी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया बच्चों, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है कि आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है 2 पाई/t के, या फिर ओमेगा बराबर है किसके, 2 पाई/f के, ठीक है बच्चों। अब इसके यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका यूनिट आपके पास क्या होता है बच्चों। आपके पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट क्या होगा, आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, रेडियन, क्या होता है, रेडियन। और टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चों, सेकंड। तो सेकंड नीचे है बटे के, लेकिन जब ये बटे के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, रेडियन पर सेकंड।
तो इसकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे? इसकी डायमेंशन बच्चों आपके पास क्या आएगी वो देख लेते हैं। इसकी डायमेंशन बच्चों आपके पास कुछ इस तरह से है कि जो ये रेडियन है ना, ये तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन ये जो सेकंड है ये आपके पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टाइम की डायमेंशन आपके पास क्या होती है बच्चों? कैपिटल टी होती है, ठीक है। और इसकी पावर क्या आएगी आपके पास बच्चों? -1 आएगी। एक चीज मैं भूल गया कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है। इसकी भी डायमेंशन बच्चों आपके पास क्या होगी? इसकी डायमेंशन आपके पास होगी, देखिए ये टाइम है नीचे, ठीक है। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल टी। लेकिन ये बटे के नीचे है, बटे के ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? टी रेज टू पावर -1, ठीक है बच्चों। तो आई होप सो कि आपको जितनी भी टर्म्स हैं ऑसिलेटरी मोशन से रेलिवेंट, वो सारी की सारी जो है वो समझ आ गई होंगी। आप इन्हीं नोट्स का बच्चों क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों अब हम बेसिकली इंट्रोडक्शन की तरफ चले गए हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इसकी कंडीशंस के साथ ही क्या करूं, इसको एक्सप्लेन करूं। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन प्रोड्यूस्ड अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है बच्चों? ये टाइप है किस चीज की? ऑसिलेटरी मोशन की, जो कि बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। जब किसी जिस्म पे रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी बच्चों मोशन पैदा होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन बच्चों आपके पास हर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ वही ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेंगे जो इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करें, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, ठीक है, किसी जिस्म से जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? The restoring force is directly proportional to the displacement from the main position. जो भी आपके पास किसी जिस्म के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, वो बेसिकली आपके पास क्या है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। एक तो ये बात। दूसरी कंडीशन में आपसे ये कहता है द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद या इसके करीब करीब जब किसी जिस्म के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अमल करती है ताकि उसे कहाँ लेके जा सके? मेन पोजीशन की तरफ लेके जा सके, ठीक है। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहां पर होगी बच्चों? मेन पोजीशन की तरफ होगी, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स कहां पर एक्ट करेगी? हमेशा बच्चों मेन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगी, ठीक है। जबकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होता है? डिस्प्लेसमेंट आपके पास इस तरफ अमल करेगा, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे की मुखालिफ सिमत के अंदर है। इसलिए उसने कहा कि आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये किसकी तरफ डायरेक्टेड है? मेन पोजीशन की तरफ। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक माइनस साइन भी लगाया है मैंने। ये जो माइनस साइन है ना, ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहां पर होगी? मेन पोजीशन की तरफ होगी। और डायरेक्ट रिलेशन ये बता रहा है कि जितना ज्यादा आपकी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, उतनी ज्यादा उसके ऊपर क्या लगेगी? रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। और जितना कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, उतनी कम क्या लगेगी बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको ये दोनों पहले वाली कंडीशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों? द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड फॉलो हुक्स लॉ। आपके पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इनको क्या करना चाहिए? हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। हुक्स लॉ को बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बच्चों हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी जिस्म पे लगने वाली जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो ये बात हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास ये जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है उन्हें क्या करना है? हुक्स के लॉ को फॉलो करना है। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा उतनी ज्यादा बच्चों क्या लगेगी? आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। जब इस बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म किया जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं किस चीज का? स्प्रिंग कांस्टेंट का। किसका नाम देते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट का। अब बच्चे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, ये बेसिकली डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है, कि स्प्रिंग का आपके पास साइज क्या है, ठीक है, स्प्रिंग की शेप कैसी है, ठीक है, और स्प्रिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। ये इस चीज पे क्या करते हैं? आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी अगर आपके पास जो स्प्रिंग है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी अगर आपके पास जो स्प्रिंग की स्ट्रेंथ है वो बच्चों क्या है? कम है। लास्ट हमारे पास क्या है बच्चों? कंडीशन द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जिस तरह से आपने ये कहा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? डिस्प्लेसमेंट के। बच्चों इसी तरीके से जो एक्सेलरेशन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? डिस्प्लेसमेंट के। रीजन के
रीजन आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स अमल करेगी तो उसके अंदर क्या पैदा होगा बच्चों, एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, क्या चीज पैदा होगी उसके अंदर, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों यहाँ पर सेम सी बात है कि अगर आपके पास यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स अमल करती है, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन भी तो क्या होगा, पैदा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। और उसकी डायरेक्शन भी कहाँ पर है बच्चों, मेन पोजीशन की तरफ है। ये दैट्स वाई उसने कहा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन, के जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, मेन पोजीशन की तरफ होगा। ठीक है, और इसको भी आप मैथमेटिकली बच्चों कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सेकंड है बच्चों, एक अपॉलजी है क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे और उन इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो अब वो इशू रिजॉल्व हो चुके हैं, तो रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोस आया करेंगी। तो काइंडली आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 12 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।